हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आ गए हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ की हिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 9, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जिसकी शुरुआत होती है एक लोहार की दुकान पर। प्रभाकर नाम का एक लड़का है जो लोहार को काम करते हुए देख रहा है। उसे देखना बहुत मज़ेदार लग रहा है कि किस तरह लोहे को गर्म कर कर पीटा जा रहा है। अब लोहे के औजार और खेती को देखते हैं कि लोहे का जो प्रयोग हम आज देखते हैं वो एक आम बात सी लगती है। और आज लोहा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन गया है, लेकिन लोहे के जो उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वो 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ। महापाषाण कब्रों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले, शुरुआत तो इसकी 3000 साल पहले हो गई थी, लेकिन जो 2500 वर्ष पहले इसके जो यूज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, उसको बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। अब जंगल साफ किए जाने लगे, कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों फाल इस्तेमाल होने लगा और इसी फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अब अन्य कदम में सिंचाई आती है। पहले लोहे के फाल का यूज हुआ है। सिंचाई के बारे में देखते हैं कि समृद्ध गांवों के बिना क्या होता है। समृद्ध गांवों के बिना उनके राजा और उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी थी। अब सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो अब क्या है, कृषि का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता गया लोहे के यूज से, और क्या सिंचाई के लिए जो नहरें, तालाब बनाए जा रहे थे उसके लिए। अब देखते हैं गांव में कौन लोग रहते थे इस उपमहाद्वीप के। इस उपमहाद्वीप का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में। दक्षिण और उत्तरी हिस्सों की बात हो रही है कि अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग, इन्होंने 3 तरह के लोगों में डिवाइड कर दिया है। लोग रहते थे तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला। तमिल क्षेत्र की बात हुई है, बड़े भूस्वामी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है उन्हें क्या कहा जा रहा है, वेलल्ला। साधारण जो हलवाई हैं, मतलब जो मीडियम जो किसान हैं, को उन्हें उनवार, और जो भूमिहीन मजदूर और दास हैं उन्हें कड़ेशियार और अधिमई कहलाते थे। तो 3 तरह की कैटेगरी बांट दी है इसमें, बड़े भूस्वामी, साधारण हलवाई और भूमिहीन मजदूर और दास। तो 3 तरह की कैटेगरी को, तीनों को अलग अलग नाम दिया गया। बड़े भूस्वामी को वेलल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूरों को दास या कड़ेशियार कहा गया। अब देश के उत्तरी हिस्से की बात कर देते हैं। ये हुई थी तमिल क्षेत्र की बात। अब उत्तरी हिस्से की बात करते हैं। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। आज के टाइम में हम ग्राम प्रधान जिसे कहते हैं, वो उस टाइम पे क्या कहला रहा है उत्तरी हिस्से में? उत्तरी हिस्से में कहला रहा है ग्राम भोजक। और अक्सर एक ही लगे परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो इसका मतलब ये था कि ये पद आनुवांशिक था। आनुवांशिक उसे कहते हैं कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र, इसी तरह जो है ग्राम भोजक बनते रहते थे। तो ये पद क्या था? ये पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। यानी कि जो वेलल हम तमिल क्षेत्र में देख रहे थे, इसी तरह जो सबसे बड़ा भूस्वामी था उत्तरी क्षेत्र में, वो क्या था? वो ग्राम भोजक था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा कर वसूलने का काम भी नहीं दे देते थे। ये न्यायाधीश का, कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो इनके कई सारे काम हो गए हैं कि जो ये सबसे बड़ा भूस्वामी होगा उसके पास दास और मजदूर काम करेंगे, राजा कर वसूलने का काम भी नहीं दे देगा, और न्यायाधीश का और पुलिस का भी काम इन्हें ही देखना होता था। अब ग्राम भोजक के अलावा देखते हैं जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जा रहा है। ग्राम भोजक के अलावा जिस तरह तमिल क्षेत्र में वेलल्ला के बाद कौन थे? उनवार थे। यहाँ पे कौन है? ग्राम भोजक है। ग्राम भोजक के बाद गृहपति है। इसमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, जो वहाँ पे हम अधिमई और कडेशियार देख के आए हैं तमिल क्षेत्र में। यहाँ पर कौन है? जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, इनमें दास और कर्मकार आते थे। इन्हें दास और कर्मकार कहा जा रहा है, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ रही है। तो 3 ही पार्ट तमिल क्षेत्र में डिवाइड थे और 3 ही पार्ट उत्तरी क्षेत्र में डिवाइड थे, लेकिन तीनों के नामों में अंतर मिलता है। तमिल क्षेत्र में वेलल्ला, उणवार और कडेशियार या अधिमई कहलाते थे, और यहाँ पर जो ग्राम भोजक है सबसे बड़ा, फिर गृहपति और उसके पास दास या कमकार है।
अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। क्या हुआ? मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। हमने तमिल नाम अभी ऊपर देखे हैं, वेलल्ला वे नाम से किसानों के जो नाम दिए गए हैं वे संगम साहित्य में भी पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा, वृत्तांत, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तो इन्होंने कहा कि हमने जातक जो कथाएं हैं उनके बारे में सुना होगा, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। इसमें एक कहानी दी गई है आगे कि एक निर्धन की चतुराई है, उसके पास एक मरे हुए चूहे से स्टार्ट होती है और उसके पास कुछ नहीं बचा था और लास्ट में वो उसी से ही 1000 सिक्के, मतलब शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा, उससे वो कमा लेता है। तो ये कहानी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम दिल्ली में एक वलयकूप मिला है। ये वलयकूप शायद जिस तरह से हम कूड़ेदान या पानी निकालने के लिए यूज़ करते हैं ना, उस तरह से यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पर एक सांची की मूर्ति कला का उदाहरण दिया गया है। ये सांची की मूर्ति कला का उदाहरण है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसे देख रहे हैं, इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना मध्य प्रदेश में सांची है। इसमें जो रेलिंग है वो लकड़ी की बनी है। क्या है? क्या इसकी जो रेलिंग है वो लकड़ी की बनी है? ये चीज़ हमें देखनी है, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अध्याय 6 में वर्णित इसके शहरों महाजनपदों की राजधानी थे। जो हमने 6 में पढ़े हैं, अनेक जो शहर थे वो क्या थे? वो महाजनपदों की राजधानी थे। इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे थे, मतलब से घिरे होते, बाउंड्री बना देते हैं इस तरह से। अब हमने वलयकूप देखे हैं। वलयकूप गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटें या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों, ऐसा भी हो सकता है। या भविष्य में पुरातत्वीय दिन की खोज करें, ऐसा भी हो सकता है। प्राचीन शहरों के बारे में जो वहाँ के क्या उससे पता चलता है, वहाँ के जो नाविक हैं, यात्रियाँ हैं, उनके विवरण से पता चलता है। ऐसे ही किसी अज्ञात यूनानी नाविक था जिसके विवरण से हमें जानकारी मिलती है। ये पहले बेरीगाजा भरूच की एक कहानी दी गई है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भरूच का यूनानी नाम जो ये है भरूच या भड़ोच, ये भारत का एक बंदरगाह था। तो बेरीगाजा की जो संकरी खाड़ी है, समुद्र में आने वालों के लिए नाव चलाना यहाँ मुश्किल होता था। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस जो नाव मछुआरे होते थे वो ही यहाँ पर चला पाते थे। बेरीगाजा में शराब, टिन, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां आयात हो मतलब मंगाई जाती थी और हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियल, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए जो व्यापारी हैं वह विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब आगे देखते हैं। तो जो अज्ञात नाविक था वो उन पर पत्तनों पर गया, उसने उनके सभी के बारे में लिखा। अब सिक्कों की बात कर लेते हैं। सिक्कों का आधार जो मतलब हमने जो एक कहानी पीछे देखी थी, वो चूहे से कितनी सारी संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, तो उसी के बारे में कहा गया कि सिक्कों से ही संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है कि सिक्के ही मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा सिक्के हैं उसकी संपत्ति उतनी ही मानी जाती है। इस युग के पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के हैं जो 500 साल तक चले। चांदी या सोने के सिक्के होने इन पर आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था, मतलब इन पे कोई आकृति चोट करके डिजाइन बना दी जाती थी, तो इस कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो ये सबसे प्राचीन सिक्के हैं। ये चांदी, और ध्यान रखेंगे आहत सिक्के अगर पूछने लगे किससे थे, चांदी या सोने दोनों चीजों से बनते थे, तो इन्हें आहत सिक्के कहा गया। के केंद्र थे, इनके बारे में देखते हैं। अक्सर नगर जो है कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे स्टार्टिंग होती है हमारी मथुरा से। 2500 साल से भी ज़्यादा एक ये महत्वपूर्ण नगर रहा। ये यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से जो एक रास्ता है वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा जो रास्ता है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था।
तो ये चीज़ें मथुरा के बारे में हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त यानी कि छोटे अभिलेख हैं। स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ज्यादातर ये क्या है, दान से रिलेटेड अभिलेख हैं। शहर जिन्हें प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी शिल्पकार दान दिया करते होंगे, तो उन्हीं के उल्लेख उन पर किया गया है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख है। शिल्प तथा शिल्पकार की बात करते हैं। शिल्प या शिल्पकार में शिल्पों के जो नमूने पुरास्थलों से मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्राय काले रंग के होते हैं। इनमें खास चमक होती है, तो इसलिए इन्हें उत्तरी भाग में मिलने के कारण उत्तरी, काले रंग के होने के कारण काले, और इनमें चमक होती है तो इस कारण इन्हें चमकीले पात्र कहा गया। कुछ अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे, हो सकता है मतलब ये चीज नष्ट हो गई हो। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों के उत्पादन का जो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा की बात हो रही है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़ा उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अब अपने अपने संघ बनाने लगे थे। शिल्पकार भी और व्यापारी भी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। इनके संघ को क्या कहा जाता था? इनके संघ को श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। ये तो शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था। जबकि जो व्यापारी की श्रेणियां थी, वो व्यापार का संचालन करती थी, बैंकों के रूप में भी काम करती थी। लोग पैसा जमा करते थे और शायद लाभ के लिए पैसा जमा किया जाता होगा, और लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। जिस तरह बैंक काम करते हैं, इसी तरह वे बैंक भी काम किया करते थे। तो इन्हें क्या कहा जा रहा है? जो शिल्पकार और व्यापारियों के संघ है, उन्हें श्रेणी कहा जा रहा है। दोनों शिल्पकारों की श्रेणियां के अपने काम है, व्यापारियों की श्रेणियों के अपने काम है। सूत कातने और बुनने के नियम। यहाँ पर सूत कातने और बुनने के नियम दिए गए हैं। ये नियम किसके हैं? ये अरसास के हैं। अरसास के बारे में लास्ट चैप्टर में भी देखा है हमने, कौटिल्य की रचना है अरसास। अरसास में उल्लेख किया गया है कि एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने का काम में विधवाएं, मतलब हर तरह की महिलाएं यूज होंगी इसमें। सक्षम असक्षम महिलाएं, भिक्षुणियां, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाशप्रस्त दासियां, सेविकाएं और अवकाशप्रस्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर नहीं निकलती थी, वे अपने उसे कच्चा माल मंगवा सकती थी और तैयार माल को भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, अपने माल को उन्हें सुबह सुबह कारखाने तक पहुंचाना होता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। जांचने के लिए, माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर कोई निरीक्षक औरत की तरफ देखता या उधर उधर की बात करता तो उसे सजा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अब देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण में अरिकामेडु। अरिकामेडु पुदुचेरी में एक बंदरगाह था। इसके बारे में देखते हैं। 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यह ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। तो यहाँ क्या मिला है? गोदाम भी मिला है, ईंटों का बना हुआ है। और 2200 से 1900 साल पहले यहाँ पर पतन था, मतलब पतन मीन्स बंदरगाह था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो क्या मिले हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? अरिकामेडु से मिल रहे हैं। एम्फोरा जैसे पात्र और एरेंटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं, जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। कुछ रोम के डिजाइन के, मतलब बनाए यहीं पे जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि रोम जैसे व्यापारी आते जाते हों,
तो उस तरह से उन्हीं को फॉलो किया गया हो। बनाई यहीं पे जा रहे हैं लेकिन डिज़ाइन उनका रोम का है। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं, साथ ही छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये सब मिलते हैं अरिका मेडू से। छोटे छोटे कुंड, हो सकता है कपड़ों की रंगाई की जाती हो। शीशे अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य। तो ये थी फ्रेंड्स अरिका मेडू के बारे में बातचीत। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन देखना, ये कई बर्तनों पर ब्राही लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राही अभिलेख भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।